नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में सरजू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान यानी 92.730 सेंटीमीटर को लांघकर 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जलस्तर में लगातार 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। 3 तहसीलों में बाढ़ के खतरे की घंटी बज गई है। आज रात में जलस्तर 92.870 था, वहीं सुबह 9 बजे 92.880 पहुंच गया। सरजू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ प्रभावित इलाकों के गांव पानी से घिर गए हैं। पूरा बाजार के बलुइया माझा और मदरई गांव में पानी पहुंचने लगा है। प्रशासन की तरफ से केवल 42 नावें लगाई गई हैं और गांव के लेखपाल को गांव में कैंप करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ प्रभावित होने वाले गांव मुड़ाडीहा माझा, उदराहवा, सलेमपुर, पूरे चेतन, सलेमपुर, पिपरी संग्राम, बस्ती माझा, मना माझा, मड़ना, बलुइया माझा, रामपुर पुआरी माझा, पनसेवा, सेवराहवा, लोनियाना, गिलेंट, मदरहिया, धनी का पूर्वा, काजीपुर माझा बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। गांव को जाने वाले रास्तों पर भी पानी भर गया है। वहीं दूसरी तरफ जिले के सोहावल क्षेत्र में सरजू के रौद्र रूप में आने से तराई में बसे दर्जनों गांव के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। माझा कला से लेकर तहसील क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर, मगलसी, रौनाही, तहसीनपुर, सनाहा, कलाबपुर, रामनगर, धौरहरा, इस्माइल नगर, सिहोरा के किसानों की सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल पानी में डूब गई है। बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से खेत खलिहान के रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं ढेमुआ घाट से जुड़े तरबगंज तहसील के ब्योंदा बहादुरपुर के कई दर्जन परिवार पानी से घिरे हैं। इनका पलायन नाव के जरिए ढेमुआ रौनाही की ओर शुरू हो गया है। गृहस्थी और बच्चों के संग नाव से पुल के आसपास दर्जनों लोग अब तक डेरा डाल चुके हैं। नदी से पुल तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ी ग्रामीणों ने बना रखी है। फिलहाल अयोध्या में सरजू का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अभी मौके पे जो 9 बजे का हमारा जलस्तर है 92,880 चल रहा है, जो कि खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर रह रही है। जलस्तर इतना बढ़ क्यों रहा है? जलस्तर मेनली बढ़ रहा है कि इससे बारिश काफ़ी हो रही है नेपाल साइड में, बाकी उत्तराखंड में हो रही, जिससे उसकी जो टिब्यूटी शारदा नदी है उसमें भी काफ़ी पानी भारी मात्रा में आ रहा है। तो जिसकी वजह से बैराज की कैपेसिटी कम होने के कारण, मतलब पानी के जलस्तर के हिसाब से, तो काफ़ी भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से कहाँ प्रभावित करेगा और इससे क्या उपाय किया जा सकता है? सावधानी बरती जाए। मेनली वही कि जो निचले इलाके हैं, जैसे नवाबगंज हो गया, उधर सोनौली मोहम्मदपुर हो गया, उधर बेलसर हो गया, और जितने निचले गांव हैं ढेर सारे उधर, मतलब राइट बैंक लेफ्ट बैंक साइड में, वही सब प्रभावित हो गए। क्या नाम सर? अमन चौधरी। अयोध्या और गोंडा में छापेमारी करते हुए 4 तस्कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से मिले अवशेषों को अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। कोतवाली से महज 20 मीटर दूर स्थित एक पूजा सामग्री विक्रेता के पास से छापेमारी में जंगली जीवों और जलीय जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। छापेमारी में बाघ के 20 छोटे और 20 बड़े दांत मिले हैं। इसके साथ चीते और जयकाल के नाखून, 106 पीस सियार की सिंगी, 140 पीस जलीय इंद्रजाल, हत्था जोड़ी पाए गए हैं। 3 मोबाइल और 2550 रुपए भी अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। अयोध्या और गोंडा में छापेमारी के दौरान ब्रजेश केसरवानी, दयाराम दुबे और संजय कुमार निवासी तरबगंज गोंडा को पकड़ा गया है। देर रात एक और अभियुक्त गोंडा से गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। कुल 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। दो लोग गोंडा के रहने वाले हैं और एक अयोध्या का रहने वाला है। और इसमें हम लोगों ने कुछ बाघ के दांत पकड़े गए हैं, मिले हैं, सियार संगी मिले हैं और जलीय जीवों के अवशेष पाए गए हैं। तो सर क्या ये इनको माना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय गैंग या किसी ऐसे है जो जंगलों में जा करके चोरियां या ऐसा कुछ? पूरी इस पर जांच कमेटी द्वारा इस पर
जांच की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। क्या- अंतर्राष्ट्रीय के बारे में इस पर कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि शायद ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है। इस पर अभी पूरा गहन अध्ययन करके, जांच करके पूरा चीज़ समझ में अभी सर आएगी। क्या कार्रवाई इनके ऊपर की जाए? अभी इनके अंतर्गत इन पर अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत सेक्शन 9/51 और 39 सेक्शन 9/51 लगवाया गया है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इनको अभी अयोध्या कोतवाली में इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। जो सैंपल मिले हैं सर, इनको कहीं भेजा जा रहा है? अभी हमने सीज कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून भेजेंगे, जिसके बाद फॉरेंसिक्स की बात पता चल पाएगा कि इसमें पूरा है क्या मामला। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी महापड़ाव के तहत ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन ने उप श्रमायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। धरने की अध्यक्षता अशोक कुमार तिवारी और संचालन विनोद कुमार सिंह ने किया। महामंत्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देश में सबसे खराब स्थिति मजदूरों की है। मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। सरकारी विभागों में अब आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति करके उनका शोषण किया जा रहा है। सरकार ने न्यूनतम वेतन तो निर्धारित कर रखा है, किंतु इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो 24 के चुनाव में सरकार गिराने का हम काम करेंगे। धरने के अंत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन उप श्रमायुक्त को सौंपा गया। आज हम लोग केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देश के श्रमिकों की मांगों को लेकर हम उप श्रमायुक्त कार्यालय पर आज महापड़ाव के रूप में धरना आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांगे हैं कि प्रदेश में न्यूनतम वेतन समिति का गठन किया जाए, क्योंकि हमारे तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जो तमाम सरकारी विभागों में आप देख रहे हैं कि संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं। तमाम, चाहे कृषि विभाग है, चाहे पशुपालन विभाग है, चाहे और विभाग हैं, कई विभागों में काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि उनको नियमित किया जाए, क्योंकि नियमित। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य छोटेलाल यादव और महिला सभा की जिलाध्यक्ष सरोज यादव के नेतृत्व में वीरांगना फूलन देवी की 60वीं जयंती गुप्तार घाट पर मनाई गई। फूलन देवी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके नमन करते हुए उन्हें याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा निषाद समाज के लोग मौजूद रहे। जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य छोटेलाल यादव ने फूलन देवी के इतिहास और जीवन परिचय को पढ़कर सुनाया और कहा कि फूलन देवी एक साहसी और निडर महिला थी। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग के सपा प्रभारी जगदीश यादव, भगवान दीन निषाद, प्रदीप निषाद गोताखोर, बालकृष्ण निषाद, डॉक्टर निषाद अख्तर, रीता राही, पूनम यादव, अभिषेक यादव, रामदयाल निषाद आदि मौजूद रहे। वीरांगना फूलन देवी का जन्मदिन है और ये जन्मदिन कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष श्रीमती सरोज यादव के नेतृत्व में अभी हम लोगों ने जमथरा पे जन्मदिन मनाया और इसके बाद इस स्थान पे घाट पे बनाने चले आए हैं। हम इस अवसर पर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कौन सी वर्षगांठ आप लोग मना रहे हैं जन्मदिन? अयोध्या में कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। HAI के कार्यकारी निदेशक व अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आज पत्रकार वार्ता में ये घोषणा की। 15 देशों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। प्रथम कॉमनवेल्थ बीच पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन अयोध्या की सरजमी पर होना है और आज इसकी घोषणा कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे और अयोध्या के महापौर ने पत्रकार वार्ता में की। उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित पत्रकार वार्ता में HAI के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पांडे ने कहा कि श्री राम की जन्मस्थली में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से जनपद ही नहीं बल्कि राज्य में खेलों के क्षेत्र में अतुल्य उपलब्धि होगी।
पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का आयोजन महापौर के निर्देशन में नवंबर और दिसंबर माह के दौरान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप का यह पहला संस्करण होगा जो कि इतिहास के पन्ने में दर्ज किया जाएगा। 15 से ज्यादा टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तकरीबन 200 खिलाड़ी और 40 ऑफिशियल विभिन्न देशों से अयोध्या की नगरी में पधारेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के सह सचिव परमेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रवीण सिंह, सचिन चौधरी, एम कार्तिकेयन, विजय सिंह आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता सरयू तट पर जहां राम जी खेला करते थे, उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बीच हैंडबॉल की प्रस्तावित है अक्टूबर नवंबर में। और हम अयोध्या की खेल संस्कृति को और इन सब चीज़ों को इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से पूरी दुनिया के मंच पर लाने का ये संकल्प है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन अयोध्या में होगा। देखिए, ये प्रतियोगिता जो है रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर खेलकूद का आयोजन हुआ था अयोध्या में, और उस समय माननीय महापौर जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अयोध्या मंडल के चेयरमैन भी हैं ओलंपिक एसोसिएशन के, तो चर्चा हुई कि यहाँ पर कोई ऐसा खेल आयोजित किया जाए। और वो उस समय भी यह आया था कि जो प्राचीन काल में भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ और लोगों के साथ सरयू के तट पर खेला करते थे, तो कोई ऐसा गेम यहाँ पर लाया जाए जो कि सरयू के तट पर हो और ऐतिहासिक और उससे जोड़ा जाए। तो उस क्रम में बीच हैंडबॉल चूँकि रेता पर खेला जाता है, और ये बीच हैंडबॉल भारतवर्ष में अलाट था कॉमनवेल्थ का, और भारतवर्ष में इसमें कई दावेदार थे, लेकिन माननीय महापौर जी के से जब बात हुई और मुझे भी ये लगा कि ये सबसे उपयुक्त स्थान होगा, क्योंकि आज अयोध्या के पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी इसको और हाईलाइट करना चाहते हैं, गृह मंत्री चाहते हैं, हमारे योगी जी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हम हैदरगंज थाना क्षेत्र के खपड़ाडीह रियासत के पक्के तालाब में करीब 4 बजे कल थाना क्षेत्र की ही सीहीपुर खास की निवासिनी काजल पुत्री मुरली 16 वर्ष ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। काजल 3 बड़े भाइयों में सबसे छोटी एकलौती थी। काजल दोपहर को साइकिल से हैदरगंज बाजार में सामान लेने की बात कहकर निकली थी।